हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दर्शिका निषाद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर है, उसके और टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है। आज का टॉपिक है न्यूक्लियस। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूक्लियस, व्हाट इज़ न्यूक्लियस? अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विद न्यूक्लियर पोर्स। एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियर पोर्स के साथ। इसको डिस्कवर किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने कब डिस्कवर किया था? 1831 में। सो पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। देखो क्या कह रहा है कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मीन्स हम बना लेते हैं इसका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया। इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन ये यहाँ से जॉइंट होती हैं, इस तरीके से ये सब जॉइंट्स होंगी और बीच बीच में कुछ पोर्स होते हैं लाइक दिस। दिस इज आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन लेयर, सेम चीज़ कह रहा है ना, डबल मेम्ब्रेन लेयर हो गया हमारे पास न्यूक्लियस। देखो बेटा, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गेनली है हमारी बॉडी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी सेल का, ऐसा है जिसे आप ये कह सकते हो कि इसके अंदर हमारा पूरा जेनेटिक मटेरियल रखा होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन है किसी भी सेल का। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारे लिए हमारा ब्रेन हमें कमांड देता है कि हमें हर एक चीज़ को करने के लिए, अपने ऑर्गन्स को अगर हम हैंड्स मूव कर रहे हैं तो भी हमें हमारा ब्रेन ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। ऐसे ही जो न्यूक्लियस होता है ना, ये सारे ऑर्गेनल्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। इंस्ट्रक्शंस में जैसे देखो, ER को इंस्ट्रक्शन देगा वो कि तुम्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, आप प्रोटीन का प्रोडक्शन करो। ठीक है, तुम SCR हो तो लिपिड का प्रोडक्शन करो। ठीक है, इस तरीके से गोल्जी है, गोल्जी को इंस्ट्रक्शंस देगा कि प्रोटीन की पैकेजिंग करो, उसका मॉडिफिकेशन करो और फिर जहाँ पे भी नीडेड है वहाँ पे सेंड करो। तो ये ब्रेन है, ठीक है, किसका? सेल का। तो अब देख लो क्या क्या है इसमें। ये क्या है? न्यूक्लियर पोर। लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस एंड दिस इज, अंदर वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। इनर मेम्ब्रेन, क्लियर। अब देखो एक और चीज़, इसे मैं किसी सेल में रख देते हैं। ठीक, ये एक कोई प्लांट सेल या फिर कुछ भी एनिमल सेल या जो भी है, हमने इसे रख दिया एक सेल में। देखो सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर कुछ सेमी सॉलिड सा लिक्विड है जिसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट है ना, इनर मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड क्रोमैटिन। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होता है एंड क्रोमैटिन होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? सेमी सॉलिड लिक्विड है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, प्लाज्म मीन्स लिक्विड। अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, सेल के अंदर अगर कोई सेमी सॉलिड लिक्विड है इस वाले पोर्शन में, तो इसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक, इनर मेम्ब्रेन क्या करता है? सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म को, और इनर मेम्ब्रेन क्या करता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करता है। क्लियर। अब इस सेकेंड का पॉइंट बोला कि क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन एक इस तरह का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक, आप इसको ऐसे समझ लो क्रोमैटिन को कि लाइक डेविल होते हैं ना, राक्षस, उनके बाल बड़े कर्ली कर्ली से होते हैं, हेयर्स, कर्ली हेयर्स, बिखरे बिखरे बाल। ठीक है, तो वो बिल्कुल मैगी जैसे। तो ऐसे ही क्रोमैटिन भी होता है, बिल्कुल उलझा हुआ, बिखरा हुआ सा।
ठीक है। लेकिन क्या होता है, अभी ये पूरा ऐसे ही अगर उलझा हुआ ऐसे बिखरा हुआ ऐसे पड़ा रहेगा यहाँ पे तो प्रॉब्लम, तो ये कहीं भी बिखर सकता है ना। हो सकता है कि न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू बाहर निकलने की कोशिश करे, या और अगर यहाँ पे कुछ है उसको डिस्टर्ब करे। तो इसलिए इसमें बीच बीच में लगे होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। बना दूँ मैं, देखो इस तरीके से कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है हिस्टोन प्रोटीन्स का। ये बीड लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। बीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन। अब ये क्रोमैटिन है, ठीक। लेकिन अगर मैं बात करूं इतने पोर्शन की, एक हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए, ये डीएनए भी है ना हमारा। क्रोमैटिन में क्या क्या होता है, डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, आरएनए भी होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। अब देखो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, एक हिस्टोन प्रोटीन और उसके साथ डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अगर ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम इकट्ठा हो जाए, ये सब इकट्ठा हो जाए, तो हम कह सकते हैं ना कि दिस इज क्रोमैटिन। कह सकते हैं कि ये क्या है, क्रोमैटिन है। क्लियर। अब देखो यहाँ से अगर डीएनए है तो डेफिनेटली आरएनए भी बनेगा, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे, ट्रांसक्रिप्शन होगा। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो यहाँ से चलो अभी बना देते हैं हम, ये आरएनए बना दिया, ठीक है। ये क्या है आपका आरएनए। बेसिकली यहाँ पे हम आरएनए की बात करेंगे, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। अब देखो ये जो आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, ये क्या बनाएगा, ये बनाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब यहाँ पे अगर आरएनए की सिंथेसिस हो रही है तो फिर वो राइबोसोम्स बनाएगा। लेकिन ऐसे नहीं बनाएगा कि तुरंत बस आरएनए से सीधा बना देगा। ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर में फॉर्म करेगा। उसके बाद ये जो न्यूक्लियर पोर है ना, ये जो न्यूक्लियर पोर है, ये न्यूक्लियर पोर क्या करता है कि एंट्री करवाता है कुछ प्रोटीन्स की, जो यहाँ कहाँ पे पड़ी हुई हैं, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई जो प्रोटीन्स हैं, ये जब आकर के इस पे लग जाती हैं, तब ये क्या फॉर्म करता है, तब ये फॉर्म करता है राइबोसोम, ठीक है। कुछ बर्गर लाइक दिखता है ना। आप देखो स्ट्रक्चर्स को ना आप ऐसे याद रखा करो। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वो हॉट डॉग लाइक दिखता है, हॉट डॉग की तरह। राइबोसोम है, बर्गर की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स को याद करना आसान रहेगा आपके लिए। ये क्या हो गया, अब राइबोसोम बन गया, ठीक। अब देखो जहाँ पे ये आरएनए है, ये वाला साइट जहाँ से आरएनए निकला है, जहाँ से आरएनए बन रहा है एक हिस्टोन प्रोटीन के साथ अटैच्ड है इस क्रोमैटिन के साथ, और ये आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है, इस वाले रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है, बेसिकली ये क्या होता है कि साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। लिख दो यहाँ पे, साइट ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस क्या करता है, साइट ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस करता है। इतनी बात क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या कह रहा है, प्लेज अ रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। सेलुलर रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। ये जो क्रोमैटिन टर्म है ना, इसको किसने दिया है, फ्लेमिंग ने। क्रोमैटिन टर्म किसने दिया, फ्लेमिंग में। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था फ्लेमिंग। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ कि क्रोमैटिन का जो टर्म था वो किसने दिया है, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग, क्लियर।
अब देखो, अब बहुत टर्म आता है ना कि आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, उसे भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ बनाती हूँ, इधर देखो ये क्या है आपका, इसमें कुछ क्रोमोसोम भी पड़े होते हैं। ये क्रोमैटिन के साथ साथ कुछ क्रोमोसोम पड़े होते हैं। क्रोमोसोम कुछ ऐसे होते हैं, इस तरीके से, ऐसे सुंदर से दिखते हैं, ठीक। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कब यहाँ पे होगा, कभी क्रोमैटिन रहेगा, कभी क्रोमोसोम होगा। तो ये जब सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है उस टाइम पे हमें यहाँ पे क्या दिखता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, देखो क्रोमोसोम जैसे ये रहा आपका एक, ये रहा एक क्रोमोसोम जो कि फिल्ड होगा किससे, इसमें बहुत सारा डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन वगैरह फिल्ड होगा इस तरीके से। अब देखो डीएनए क्या होता है, ठीक है। जब हम ओपन करेंगे तो अब ये क्या होगा, ये फॉर्म करेगा डीएनए की तरह कुछ स्ट्रक्चर, ठीक। अब ये जो डीएनए है, इस डीएनए को हम और ज़्यादा ओपन कर दो, ये क्या हो गया आपका जीन। इस वाले को हम क्या बोल दें, जीन। ये क्या है, डीएनए। ये क्या है, क्रोमोसोम। देखो इसको ऐसे समझो, आपके पास एक ऊन का गोला है, वो मम्मियाँ स्वेटर बुनती है ना जो सर्दियों में, ऊन, वही वाला ऊन का गोला, ठीक। ये इस तरह से स्ट्रक्चर में ऐसे कुछ बना हुआ है। अब जब आप उसे ओपन करोगे ना, ठीक है, ओपन करोगे, करते जाओ, तो क्या है वो, डीएनए। अब उस ऊन का जो धागा सा आ रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो क्या हो गया आपका डीएनए। अभी उसको एक बार और ओपन कर दो तो ये, इसे बोलते हैं जीन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जीन। और ओपन करोगे तो हो जाएगा जीन, ठीक है। अब क्या है, जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं। तो इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि क्रोमोसोम, डीएनए इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर, इतनी बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं। देखो इसके बाद क्या है, सेलुलर रिप्रोडक्शन। अब यहाँ तक सब क्लियर हो गया ना कि इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसमें क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, जो सेमी सॉलिड लिक्विड होता है। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ कि हिस्टोन प्लस डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए जो मिल करके क्या बनाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए मिलकर के आपका बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम जब इकट्ठा हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो आपका क्रोमैटिन, ठीक है। अब देखो ये जो सेलुलर रिप्रोडक्शन है, ये क्या होता है, एक जो सेल होती है, सेल वो क्या करती है, वो डिवाइड करती है, सेल डिवाइड करती हैं क्योंकि रिप्रोडक्शन कर रही है। एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है तो वो ऐसे नहीं डिवाइड होती है, अपना जेनेटिक मटेरियल लेके डिवाइड हो रही है, क्योंकि उसको क्या अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो ट्रांसफ़र करना होता है दूसरे जनरेशन में। तो देखो कैसे डिवाइड होती है, एक टर्म है सेल साइकिल। नाम सुन करके डरो मत, सेल साइकिल नहीं पता है, पहली बार सुन रहे हो, मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। आगे सेल साइकिल का एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है, वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, पर आप थोड़ा सा जान लो कि क्या होता है सेल साइकिल। देखो ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर कुछ फेजेस हैं। ये इसे हम बोलते हैं एम फेज, ये है एम फेज। और ये जो फेज है ये वाली, इसे बोलते हैं क्या, इंटरफेज। इंटरफेज, ये जो इंटरफेज है ना, ये आगे चल करके और डिवाइड होता है तीन अलग अलग फेजेस में, जिसको हम बोलते हैं G1, S एंड G2 फेज। तो देखो ये जो इंटरफेज है ना, ये प्रिपरेटरी फेज है। इस ड्यूरिंग क्या हो रहा होता है कि हमारा जो क्रोमैटिन होता है, ये यहाँ पे क्रोमैटिन के फॉर्म में ऐसे ही पड़ा होता है, बिल्कुल जो थ्रेड है ना, बिल्कुल बिखरे हुए धागे की तरह। आप जैसे कह लो ये करली हेयर्स होते हैं ना, डेविल के करली हेयर होते हैं, ठीक है, बिखरे बिखरे बाल, बहुत ज़्यादा करली हेयर्स और बिखरे बिखरे बाल एकदम बेकार से। तो ये यहाँ पे ऐसे क्रोमैटिन उस जो है यहाँ पे पड़ा होता है। लेकिन जब ये एम फेज में जाता है, एम फेज में जब डिवाइड होने के लिए जाता है, अभी ये प्रिपरेटरी फेज है, इंटरफेज है, मतलब यहाँ पे प्रिपरेशन हो रहा है कि मुझे आगे चल करके डिवाइड होना है। तो जब ये एम फेज में जाता है तो यहाँ पे ये क्रोमोसोम देखने को मिलता है, ठीक, इस फेज में क्रोमोसोम देखने को मिलता है। एक बार
सम अप करते हैं। देखो, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया? 1831 में। इसके बाद क्या है इसके डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विद न्यूक्लियर पोर्स। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर पोर्स ये जो दिख रहा है, ठीक, ये सब क्या है? ये न्यूक्लियर पोर है। ठीक, ये जो दिख रहा है ये वाला स्पेस, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या करता है? बेसिकली ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है इसमें, ये वाला स्पेस जो दिख रहा है, जो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर। पेरी न्यूक्लियर क्या होता है? इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है। ठीक है, अब देखो क्या, न्यूक्लियर पोर हो गया। न्यूक्लियर पोर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है कि साइटोप्लाज्म से कोई चीज़ न्यूक्लियोप्लाज्म में आ जाए, न्यूक्लियोप्लाज्म से किसी भी चीज़ को, जैसे यहाँ पे ये राइबोसोम बना, ये राइबोसोम इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर निकल जाएगा साइटोप्लाज्म में। ठीक, और साइटोप्लाज्म जाने के बाद यहाँ न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पे राइबोसोम यहाँ पे चिपक जाते हैं। ठीक, इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक के सरफेस पे भी वहाँ पे भी अटैच्ड हो जाते हैं। इसके बाद फिर क्या हो गया? अब उसका इनर मेम्ब्रेन का क्या काम है? ये क्या करती है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करती है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट सेमी सॉलिड लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल के अंदर प्रेजेंट सेमी सॉलिड लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके बाद ये है क्या है? हमारा क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर है। ठीक, पूरा का पूरा क्या है? ये क्रोमैटिन। अब ये क्रोमैटिन क्या करता है? इसके ऊपर कुछ हिस्टोन प्रोटीन लगे हुए हैं, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और ये डीएनए, ये मिल करके आपका बनता है क्रोमैटिन। एक हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। क्लियर? अब और यहाँ पे अगर डीएनए है तो आरएनए भी होगा, क्योंकि सिंथेसिस होगी आरएनए की, ट्रांसक्रिप्शन चलेगा। तो इस डीएनए से जिस पार्ट से निकलता है आरएनए, उसे क्या हम बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? एक डेंस स्ट्रेन्ड एरिया होता है। ठीक है, जहाँ से क्या होता है? आरएनए का सिंथेसिस होता है। ये बेसिकली क्या होता है? साइट ऑफ एक्टिव आरएनए सिंथेसिस। एक्टिव आरएनए सिंथेसिस की साइट होती है, जहाँ से फिर बेसिकली ये राइबोसोम बनाता है। अभी ये देखो, यहाँ से आरएनए सिंथेसिस हुई तो ये थोड़ा इस तरीके के फॉर्म में आया आरएनए, और फिर यहाँ से कुछ प्रोटीन्स की एंट्री हुई जो साइटोप्लाज्म में थी, और फिर यहाँ से क्या बन गया? राइबोसोम। अब ये राइबोसोम यहाँ से निकल करके बाहर आएगा। ये राइबोसोम यहाँ से निकल करके बाहर आने के बाद ये आउटर मेम्ब्रेन की सरफेस पे लग जाएगा। क्लियर? इसके बाद फिर अब क्रोमोसोम क्या होता है? ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल में क्रोमोसोम भी होता है, क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम कब डिपेंड करता है, कब मिलेगा क्रोमोसोम और कब मिलेगा क्रोमैटिन। तो उसके लिए हम यहाँ पे सेल साइकिल एक टर्म है, ठीक है, जो आप आगे पढ़ोगे, पर यहाँ पे थोड़ा सा जान लो कि क्या होता है सेल साइकिल में। सेल साइकिल में क्या होता है कि जब एक सेल जो होती है वो डिवाइड होती है, एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है, तो सेल साइकिल के थ्रू डिवाइड होती है। ये क्रोमैटिन यहाँ पे आता है सेल में। ठीक, तो ये एक इंटरफेज होती है और एम फेज होती है। सेल साइकिल में दो तरह के फेजेस होते हैं, इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज क्या होता है? प्रिपरेशन करता है, प्रिपरेटरी फेज बोल सकते हैं उसे हम। तो यहाँ पे क्रोमैटिन रहेगा। ठीक, और जब ये एम फेज में डिवाइड होने के लिए जाएगा क्रोमैटिन, तो वहाँ पे क्रोमोसोम हो जाता है। क्लियर? आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। फिर इसके बाद क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम ये है। अब क्रोमोसोम का आपको थोड़ा सा उसका थ्रेड और ज़्यादा खींच दो, ठीक है, थोड़ा सा अलग कर दो तो आपका डीएनए हो गया। अब इसको थोड़ा और खींच दो तो आपका जीन मिल जाएगा आपको। ठीक, इतना क्लियर? इसके बाद फिर देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं या कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी का इरेथ्रोसाइट्स, आरबीसी। वहाँ पे क्या होगा? आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा। प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ पे सीप ट्यूब्स में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन फिर भी वो लिविंग सेल्स में ही आते हैं। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हुआ होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।